बाइनरी हीप की बात करें तो बाइनरी हीप क्या होती है, एक्सटेंशन होती है बाइनरी ट्री की। क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है प्रायोरिटी क्यू को। ये बहुत ज्यादा फास्ट यूनियन और मर्ज ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर हमारा 0 है मान लो, तो उसका जो नोड होंगे वो होगी 1, मतलब उससे एक ज्यादा +1, मतलब अगर ये k-1 है तो वो k होंगी, या फिर ये k है तो ये k+1 होगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एग्जैक्टली 2 के नोड्स होती है, इसकी जो डेप्थ होगी k तक होगी, और जो इसकी रूट होती है उसकी डिग्री अगर k है तो जो चिल्ड्रन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो k-1 k-2 0 तक जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो सिंगल नोड, 2 नोड, ये ऐसे इसको डिस्क्राइब करती है। अगर हमारे मान लो बी नॉट है, बी नॉट का मतलब क्या होता है कि हमारे सिंगल नोड है। B1 का मतलब एक चाइल्ड है, अगर B2 है इसका मतलब 2 चाइल्ड है। तो ऐसे तो हम इसमें काम करते हैं। इसके अंदर काफी सारे ऑपरेशंस हम यूज करते हैं, विच इज इंसर्शन, गेटिंग, एक्सट्रैक्शन, डिलीट ऑफ मिनिमम, डिक्रीज की, यूनियन एंड डिलीट। तो बाइनोमियल हीप क्या होता है, कलेक्शन होता है बाइनरी ट्री का जो सेटिस्फाई करता है मिनिमम मैक्स प्रॉपर्टी को या फिर मैक्स मिन प्रॉपर्टी को। इसके अंदर कंटेन एटमोस्ट 1 बाइनरी ट्री तो होना चाहिए। एटमोस्ट मतलब एक तो होगा ही, उससे कम भी हो सकता है, ना भी हो तो भी चलेगा। नंबर ऑफ बाइनरी ट्री जो होना चाहिए ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इतनी होनी चाहिए, लो 2n। अब जो ट्रीज आर अरेंज होते हैं ना, वो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज पे हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा साइज होगा वो छोटे से बड़ा जाएगा। एप्लीकेशंस क्या होती है, ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। ये सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ प्रायोरिटी क्यू विद लॉन्ग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स होता है और लेस एफिशिएंट होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर 0 पे ऑर्डर 0 होगा, अगर 1 है तो मतलब 2 नोड्स, 0 है तो मतलब ऐसे 3 नोड, ऐसे ये बनता रहेगा। अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो बाइनरी ही यूनियन कर सकते हैं। यूनियन कैसे होगा, जो हमारे पास ना 3 नोड है मान लो, तो अगर ये x नोड है तो इसकी जो x नोड नेक्स्ट नोड होगी उसको हम नेक्स्ट x बोलेंगे, और उस नेक्स्ट x की जो नोड होगी वो उसकी सिबलिंग x होगी, मतलब जैसे सिबलिंग होगी। तो ऐसे तो हम उसको डिग्री कर सकते हैं। अगर हम इसकी एल्गोरिथम की बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा, अगर नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारी जैसे मान लो 3 नोड है और एक दूसरे से कनेक्ट है, ये x है, ये हमारी नेक्स्ट ऑफ x है, और ये हमारी सिबलिंग ऑफ x है। तो क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट ऑफ x जो हमारी ये वाली नोड है अगर निल नहीं है तो क्या करेंगे, डिग्री अगर नेक्स्ट ऑफ x दोनों के इक्वल नहीं है तो, या फिर ये दोनों नकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो तीनों इक्वल हो जाएगा और मूव अवेट। अगर दोनों तो इक्वल है लेकिन उससे सिबलिंग की डिग्री इक्वल नहीं है तो हम बाइनोमियल लिंक कर देंगे। तो ये इसकी एल्गोरिथम होती है। इंसर्ट में क्या होता है, अगर वो बाइनोमियल हीप है तो px निल, चाइल्ड निल, सिबलिंग निल, तो डिग्री जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और हेड को हम x कर देंगे और हम बाइनरी की हीप का यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिन कीप लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर बाइनोमियल हीप करेंगे और रिटर्न कर देंगे। डिलीट का मतलब होता है डिक्रीज की हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ना बाइनोमियल हीप में काफी सारे डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमने क्या बनाया, फिबोनाची हीप बनाया। तो फिबोनाची हीप क्या होती है, इंप्रूव वर्जन हमारे बाइनोमियल हीप का। ये ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम प्रायोरिटी क्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्टर होता है क्योंकि इंसर्ट अच्छा कर सकता है, मर्ज अच्छे कर सकता है, एक्सट्रैक्ट मिन भी अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता है, हर एक ट्री का एक हीप ऑर्डर होता है मल्टीपल ट्रीज का। तो इनके अंदर एक ऑर्डर्ड मैनर में सारा काम चलता है। जो ट्रीज होते हैं ना वो फिबोनाची हीप अरेंज इस वे में होती है, जो स्मॉल की होती है ना हमेशा फ्रंट में आएगी और बड़ी बड़ी लास्ट में आएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फास्ट होती है, रन टाइम, लेजी कंसोलिडेशन होता है, मतलब अलो करता है मर्जिंग ऑफ बहुत सारे इफेक्टिवली वे में, मेमोरी यूसेज अच्छी होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और लेस वेल नोन होती है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो px अगर पेरेंट है और dx नंबर ऑफ ट्रीज हैं तो हम मार्क करके लेफ्ट राइट चाइल्ड हम ऐसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम स्प्लिट ट्री की बात करें तो स्प्लिट ट्री में क्या होता है, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेती है और एक्सेस कर लेती है, ताकि जो क्लोज होते हैं जो उसके रूट से, तो खुद से ही अपने आप को सही कर लेती है। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर लेती है, ये इंट्रोड्यूस इसने की थी डैनियल डोमेनिक स्लेटर ने और रॉबर्ट इंडरडार्जन ने इन 1985 में। इसके अंदर इंसर्शन, सर्च, डिलीशन, ये सब परफॉर्मेंस, ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द ट्री बाय मेकिंग द मोस्ट रिसेंट एक्सेस। जो सबसे पास वाली नोड होगी ना उसको सबसे एक्सेस कर लेता है और उसको रिस्ट्रक्चर करता है, ताकि जो हमारी जो रिमेइंग नोड है ना जो रूट के पास है उनको इजीली हम उसको एक्सेस कर सके, अच्छे से इसको सही कर सके। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल टाइम को रिड्यूस कर सकता है ताकि हम इजीली हमारे नोड को इजीली सही कर सके। अभी सेल्फ एडजस्टिंग भी होती है, पावरफुल होती है, वर्सेटाइल होती है, बट डिसएडवांटेज क्या होती है, इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं, कई बार हमें बैलेंस सर्च ट्री की भी गारंटी नहीं देती। इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज, परफॉर्मेंस इसकी डिक्रीज हो सकती है। इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, इसके अंदर काफी ऑपरेशंस हम यूज करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और रोटेशन। रोटेशन इसमें बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस रोटेशन के अंदर हम ये 6-7
रोटेशंस पढ़ते हैं, which is zag rotation, zig rotation, zig rotation, zigzag rotation, zag rotation, zigzag rotation, zag rotation, ये सब रोटेशन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है, कैचिंग में यूज करते हैं, डाटाबेस इंडेक्सिंग में यूज करते हैं, फाइल स्टोरिंग में, डाटा कंप्रेशन में। डाटा कंप्रेशन मतलब हम डाटा की जो साइज है उसको कम करना है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफ एल्गोरिथम में, ऑनलाइन गेमिंग में इसको यूज करते हैं। अब इसका अगर सूडो कोड की हम बात करें तो इसको सूडो कोड कैसे एक्ट करता है, लाइक हमारे पास कोई यूएन रूट है, अगर हमारे रूट का कोई भी ग्रैंड पेरेंट नहीं है तो हम जिग ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। एल्स अगर वो डायरेक्शन उसके जीरो से पीयू तक जा रही है और इक्वल है पीयू टू 2 तो हम जिग ऑपरेशन यूज कर देंगे, नहीं तो हम जिगजैग परफॉर्मेंस कर देंगे उसका। तो ये तो हम उसका सूडो कोड पढ़ते हैं कि ऐसे ये सारा काम होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, ये ना जो काम करता है ना सारा वो डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ के ऊपर काम करता है, जो लीनियर ऑर्डरिंग होती है वर्टिसेस की। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम u टू v जा रहे हैं तो जो u है हमेशा v से पहले आएगा और जो ये v का जो आउटपुट होगा ना वो डिपेंड करेगा अपने प्रीवियस वाले आउटकम के ऊपर। मतलब अगर हमारा जो ग्राफ है अगर वो डैग नहीं है, मतलब डायरेक्टेड और साइक्लिक नहीं है, तो जो हम इसके अंदर टोपोलॉजिकल सॉर्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो हमारे पास कोई एक ग्राफ है जिसमें बहुत सारे हमें इनपुट्स दे रखे हैं, जिसके अंदर ये जैसे हमें इनपुट दिया तो इसके ऊपर कोई भी हमें आगे से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, शुरू में 5 4 ले लेंगे। हमने शुरू में 5 4 ले लिया, उसके बाद हम देख अब हम कहीं भी जा सकते, 3 पे भी 2 0 पे भी हम। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ना ये डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है, मतलब इसका कोई भी ना यूनिक सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, होगा ही होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे 2 क्यों लेंगे, क्योंकि इस पे 5 पे जा रहा है। हम 1 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते थे, तो हमने 2 ले लिया। उसके बाद हम 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और लास्ट बचता है 4 कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए हमने उसको 0 को लास्ट में ये ले लिया। तो ये हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का आंसर बन जाएगा। अब जो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट होती है ना, एक डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है। डिपेंडेंसी मतलब कंप्लीशन ऑफ वन टास्क जो डिपेंड करता है सेवरल टास्क के ऊपर, मतलब 1 to 2 to 3 बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो जो इसका टास्क की कंप्लीशन होगी वो डिपेंड करेगी अपने प्रीवियस वाले पे, या फिर ऐसे तो टास्क की कंप्लीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एग्जाम्पल ले रहा है जिसके लिए हमें स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए हमारे बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, और हो सकता है हर एक स्टूडेंट अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म करे अलग अलग मैनर में। तो इसका मतलब कोई भी ये नो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता, कोई भी इसका ना तो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब इसका मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे डिपेंडेंसी ऑफ वियरिंग क्लोथ्स, पहले शर्ट डाल रहा है कोई, फिर हुडी, फिर स्कूल जा रहा है कोई अंडरवेयर। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है कि कैसे वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसे अब ये भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। तो ये क्या बताता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बताता है कि कोई भी इसकी हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं और हर एक का अपना पैटर्न हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये टास्क शेड्यूलिंग में काम करता है, जब हमें डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना तब हम इसको यूज करते हैं। ये डिटरमाइन करता है एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब कि कैसे वो एक टास्क परफॉर्म करता है दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के, मतलब एक टास्क परफॉर्म करेगा डिपेंड करेगा अपने प्रीवियस टास्क के कंप्लीशन के ऊपर। ये डाटा कंपाइलेशन में भी यूज होता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में भी इसको यूज करते हैं। इसको काफी सारे एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, जैसे कांस एल्गोरिदम, बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस हमें पता है जब हम एक्सेस करते हैं लेवल बाय लेवल, और डीएफएस में क्या करते हैं हम सब ट्री बाय सब ट्री इन चीजों को एक्सेस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस कहते हैं, डिटेक्ट कर लेता है साइकिल को, सॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं, और टास्क शेड्यूलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज कहते हैं अगर हमारा जो ग्राफ है वो डैग नहीं होगा, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ नहीं होगा, तब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज नहीं कर सकते, और हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करता। टास्क शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेडलॉक डिटेक्शन, इन सब में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंसी, मल्टीपल सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज करने के लिए पास एक एग्जाम्पल है ऐसे, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कोई भी हमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, तो हर एक की अपनी टेक्निक हो सकती है किसी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बी से शुरू कर लिया, तो बी अब कहाँ कहाँ जा रहा है, ए पे भी जा रहा है और बी हमारा डी पे भी जा रहा है, तो हम इसको कहीं से भी लेंगे। तो अगर हम ये वाले सॉल्यूशन लें तो बी तो जा रहा है वो ए पे जा रहा है, और फिर ए वाला कहाँ जा रहा था, ए फिर हमारा जा रहा था डी के ऊपर, और डी कहाँ जा रहा है हमारा सी पे भी जा रहा है, ई पे भी जा रहा है। तो हम पहले सी पे चले जाएंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं ई वाला, तो सी जो जा रहा था कहीं नहीं जा रहा था, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक स्टैक फॉर्म कर लेते हैं, और उस स्टैक के अंदर हम सबसे पहले वो नोट डाल देते हैं जो अब कहीं नहीं जा रही थी। तो वो अब ई वाली कहीं नहीं जा रही थी, तो हमने इसको ई वाली को डाल दिया। फिर अब सी वाली भी हम देख रहे हैं कहीं नहीं जा रही, तो हमने सी वाली को डाल दिया। सी वाली को डालने के बाद हम अब डाल देंगे डी वाली को, क्योंकि अब डी भी कहीं नहीं जाएगी। डी को डालने के बाद पुट कर दिया ए को, मतलब हमने बैक ट्रैक कर दिया सारा, हम बैक पीछे चले गए। फिर ए के बाद हम बी पे चले जाएंगे, तो एक ऑर्डर तो हमारा सारा काम हो गया। अब हम देखेंगे जी वाली के लिए। जी वाली में अब जी वाली कहाँ कहाँ जा रही थी हमारी, एक तो एफ पे भी जा रही है, ठीक है, तो ए जी वाली एफ पे जा रही है, एफ वाली ई पे जा रही थी, बट ई वाली ऑलरेडी हमारे स्टैक के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इस एफ को भी हम इस स्टैक के अंदर पुट कर देंगे, फिर हम उस जी को स्टैक में पुट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास एक नोड बचेगी विच इज एच वाली अब कहीं नहीं जा रही थी, तो एच वाली भी हम उसके अंदर डाल देंगे।
तो एक एक करके हम इन सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर बन जाएगा टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, वो क्या बन जाएगी, H to G to G to F, F to B to A to D to C to E। तो ऐसे तो ये हमारा पूरा टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की ऑर्डरिंग हो जाती है। मतलब कैसे, जो हमारी यूजफुल नहीं होती या फिर जिसको नो आउटपुट है वो उसको हम स्टैक में पुट कर देंगे। तो ऐसे हम टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, हमारा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमारा एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वर्टिसेस और एजेस आते हैं। अब ग्राफ जो होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिसेस और एजेस के बेसिस पे। अब इसके वर्टिसेस जो होते हैं ना, उसको हम नोड्स भी बोलते हैं, और एजेस होती है लाइंस। मतलब मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, तो अब ये ग्राफ कितनी भी लिमिट हो सकती है। तो जो ये सर्कल होते हैं ना, इनको तो हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इनको नोड्स भी बोल सकते हैं। और जो बहुत सारे नोड्स या वर्टेक्स को ज्वाइन कर होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम एजेस। जो लाइंस होती है उनको बोलते हैं हम एजेस। तो ये जो वर्टिस होते हैं ना, ये ग्राफ के फंडामेंटल यूनिट्स होती है, और एजेस के होते हैं इनके बीच का कनेक्शन। बहुत सारे टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, नल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ जिसका एक ही वर्टेक्स होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हम डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे कोई ग्राफ है ऐसे, इसमें हमने डायरेक्शन शो कर दी कि वो किस वे में जा रहा है, तो ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, रेगुलर, कंप्लीट, साइकिल, साइक्लिक, टाइटेड, असाइक्लिक, बाइपार्टाइट, डिबेटेड, बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल के बारे में। तो ये क्या होता है, ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक क्या होती है, ये प्रोसेस होता है कि कैसे एक ग्राफ के अंदर हम हर एक नोड को एक्सेस करेंगे, और हर एक नोड एक्सेस होनी चाहिए। अब ये नोड के एक्सेस करने के हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, BFS और DFS। BFS का मतलब क्या होता है, हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है हमारी इसके अंदर सर्चिंग के अंदर, और DFS होती है हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी बेस्ट फर्स्ट सर्च। अगर हम सबसे पहले बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात करें, तो फंडामेंटल ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं रूट नोड से, क्योंकि सबसे पहले जो नोड होते हैं वहां पर रूट नोड होते हैं। सबसे रूट नोड से शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक एक करके हम अपने नोड को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले इस नोड को एक्सेस किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो हर एक नोड को एक्सेस करते हैं। ये जो होती है ना, इसके अंदर हम डिजकस्ट्रा, कान-प्रिम्स एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। ये क्या करती है, ये क्यू को यूज करती है। इसके अंदर वेब क्रॉलिंग होती है, नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इसके अंदर होती है। ये लेवल बाय लेवल एक्सेस करती है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है OV+E, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है OB। जो होती है ना, ये नोड्स को एक्सेस करती है लेवल बाय लेवल। लेवल बाय लेवल मतलब ऐसे, हाँ, जो लेवल की जब तक सारी नोड्स एक्सेस नहीं होंगे, हम नेक्स्ट नोड पे नहीं जा पाएंगे। ये एल्गोरिथम अगर हम इसकी देखें, तो सबसे पहले हम क्यू प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर हम स्टार्टिंग नोड को NQ मतलब इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम एक एरे बनाते हैं, जिसके अंदर ना हम सारी एरेज को, सारी जो हमारी नोड्स हैं उसको अंदर डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर ना हम एक ही नोड को बार बार मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करने को अवॉइड कर सके। सेकंड प्रोसेस होता है क्यू अगर हमारा एम्प्टी हो जाता है, नहीं होता, मतलब हमारा क्यू अगर फुल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, DQ करते हैं नोड को, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है। मतलब हर एक जो नोड हमारी विजिट नहीं हुई तो उसको एज ए विजिटेड मार्क कर देते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट तब तक चलता रहता है जब तक जो हमारी सारी जो नोड्स है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, या फिर क्यू जो है हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। हमारा सेकंड टाइप की जो सर्चिंग एल्गोरिथम थी वो थी DFS। DFS क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये एल्गोरिथम क्या करती है, रूट से शुरू करती है और अपने ना सबसे डीप डाउन तक जाती है, और फिर बैक ट्रैक करके अपने सबसे मोस्ट रिसेंट नोड के पास जाएगी। उसके बाद उसको भी डेप्थ तक एक्सप्लोर करेगी। तो क्या करते हैं, ये स्टैक को यूज करती है, और ये डीप ग्राफ को एक्सप्लोर करती है, जब तक बैक ट्रैक करके। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, OV+E, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, OB। तो इस तरह तो हम DFS को यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट एट रूट, फिर एक्सप्लोर करता है डीपर ग्राफ में जब तक हर एक नोड विजिट नहीं हो जाती। उसके बाद ये डीपर फिर बैक ट्रैक करता है अपनी मोस्ट रिसेंट नोड के पास। बैक ट्रैक करने के बाद उसको भी डीप तक एक्सप्लोर करेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक जो नोड है वो एक्सप्लोर नहीं हो जाती। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसको हम पाथ फाइंडिंग में यूज करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज करते हैं, साइकिल डिटेक्शन में यूज करते हैं, और ट्री रिवर्सल में भी यूज करते हैं। ट्री रिवर्सल वही DFS में हम इसको यूज करते हैं। BFS कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च, DFS कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। BFS यूज करता है क्यू को, हमने देख लिया। DFS यूज करता है स्टैक को। ये क्या होता है, इसमें लेवल बाय लेवल एक्सेस करता है, ये सब ट्री बाय सब ट्री। जो BFS होता है वो FIFO प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अंदर स्टैक यूज हो रहा है तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यूज करता है। DFS जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्योंकि इसके अंदर हम स्टैक को यूज कर रहे हैं। जो BFS होता है वो तब हम यूज करते हैं जब हमारा जो हमें जो सर्च करना है वो हमारी जो रूट नोड है उसके ज्यादा पास होता है, क्लोज होता है। और DFS हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो रूट नोड है उसकी जब वो बहुत ज्यादा दूर होता है, फार होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है वेब क्रॉलिंग, और हमारे DFS का एग्जाम्पल होता है पजल्स को सॉल्व करना, सॉर्ट करना, साइकिल को डिटेक्ट करना। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये ऐसे सब ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर ये म्यूचुअली रीचेबल होते हैं। म्यूचुअली रीचेबल मतलब अगर हम U to V जा रहे हैं ना, तो हम V to U भी जा सकते हैं। मतलब ये म्यूचुअली रीचेबल होते हैं, मतलब हम दोनों डायरेक्शन में उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नोड्स होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे डायरेक्टेड ग्राफ का। मतलब अगर हम U to V जा पा रहे हैं ना, अगर हम एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नोड पे दूसरी कनेक्टेड नोड पे जा पा रहे हैं, तो हम इससे भी वहां पे ऐसे एक्सेस को कर पाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है,
ये नेटवर्क एनालिसिस में हम इसको यूज करते हैं, कंपाइलर्स में, वेब क्रॉलिंग में, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन में इसको यूज करते हैं। इसका हम दो एल्गोरिथम को यूज करते हैं, विच इज खोराजू एल्गोरिथम एंड टार्जन एल्गोरिथम। इसके कुछ सारे फीचर्स भी होते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमल, मतलब एक्सटेंड करता है, बहुत ज्यादा नोड से एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। डिस्जॉइंट, मतलब ईच नोड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन, मतलब हर एक जो एक नोड है वो सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टेड नोड पे जा पाएगी। डायरेक्टेड असाइक्लिक मतलब डैक के लिए ही सिर्फ होता है। अब हम पढ़ते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? ये असाइक्लिक ग्राफ होता है जो कंटेन करता है नो साइकिल, मतलब एक ऐसा ग्राफ बना, ऐसा ट्री बनाना है जिसके अंदर कोई भी साइकिल ना हो। अगर उसकी जो वर्टेक्स है अगर वो n है तो जो उसकी एजेस होनी चाहिए वो n-1 होनी चाहिए, मतलब उससे कम होनी चाहिए। ट्री दैट कंटेन्स ऑल वर्टेक्स एज दैट ओरिजिनल ट्री, बट जो उसकी एजेस हो वो उससे कम हो, मतलब नोड्स तो अगर v है तो वो v ही रहे, बट जो उसकी एजेस है वो उससे कम हो जाए, एक कम हो जाए। स्पैनिंग ट्री उसको मिनिमाइजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक नोड जो होती है उससे एक दूसरे से रीचेबल होती है। अगर वर्टिसेस n है तो उसकी जो एजेस है वो n-1 होंगी, और हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ टोटल एज वेट उसका होना चाहिए। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हमें एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो टाइप की एल्गोरिदम होती है। फर्स्ट इज प्रिम्स एल्गोरिदम एंड सेकंड क्रुशिकल एल्गोरिदम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स होती हैं क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो हमारा प्रिंस एल्गोरिदम होता है ना, इसको हम ग्रेडी एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एक सिंगल नोड से शुरू करता है और ना उसी नोड पे जाएगा जिसका जो वेट होगा वो कम होगा। मान लो हमारे पास बहुत सारा कोई ट्री बना हुआ है, तो इसकी जो नोट 20 है और इसकी नोट 30 है, तो हम अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो वो हमेशा 20 वाले पे जाएगी जिसका मिनिमम वेट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे एक्सेस करेंगे वो वाली नोट जो वर्टेक्स के आउटसाइड होगी। ये मिनिमम वेट पे डिपेंड करती है और असाइक्लिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। एक तो साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए और हमेशा मिनिमम वेट होना चाहिए। इसका स्टेप्स क्या होते हैं, इनिशियलाइज करते हैं हम किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं और उसको एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम उसको कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। फिर हम एज सेलेक्ट करेंगे और एज किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, जिसका मिनिमम वेट होगा। सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा, उसको अपडेट कर देंगे और रिपीट ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारी नोड्स हैं वो n-1 नहीं हो जाती, जो हमारी वर्टेक्स है वो n-1 नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो प्रिम्स होता है ना वो इंप्लीमेंट करता है प्रायोरिटी क्यू को। प्रायोरिटी क्यू मतलब कि जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो पहले आएगा और जो जिसकी लोअर प्रायोरिटी है वो बाद में आएगा। मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसमें कुछ वो इधर नहीं होता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ई लॉग भी। एडवांटेज क्या होता है, ये हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और वेटेड ग्राफ के लिए होता है और सिंपल एल्गोरिथम होती है। बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, स्लो होती है, मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर और ये इतना डिजायरेबल भी नहीं होता इसके अंदर। इसको हम 3 बेसिस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या लिस्ट में या फिर प्रायोरिटी क्यू में। अगर कोई हम एग्जांपल ले, हमारा प्रिंस एल्गोरिथम इसके बेसिस पे बनाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर मान लो हम यहाँ बी से शुरू कर रहे हैं, अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हमारा मान लो गोल कुछ है, हमें इसमें क्या करना है n-1 तक जाना है, तो हम कहाँ से जाएंगे, इस तरफ या इस तरफ? हम वहां जाएंगे जहाँ पे हमारा मिनिमम वेट होगा। मिनिमम वेट क्या है हमारा 1 है, तो हम इस तरफ चले जाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमने मान लो बी से शुरू किया, उधर हम बी से शुरू कर रहे हैं, अब हम इसमें देखेंगे मिनिमम वेट क्या है। मिनिमम वेट क्या है 1 है, तो हम पहले ए पे चले जाएंगे जिसका मिनिमम वेट है। अब हम आगे देखेंगे, लेकिन हम इनको भी कंसीडर करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इनको भूल जाएंगे। अब हमने ए के बाद डी देखा, ए के बाद डी का 5 है और अब ए तो यहाँ भी जा रहा था बट मिनिमम क्या है डी है, तो हम आगे इसके आगे डी के पास चले जाएंगे जिसका मिनिमम वेट क्या है 5 है। उसके बाद हम देखेंगे डी यहाँ भी जा रहा था, यहाँ एफ पे भी जा रहा था, 8 पे भी जा रहा था, तो अब हम कहाँ जाएंगे 2 पे जाएंगे क्योंकि 2 एफ पे जाएंगे क्योंकि 2 उसका मिनिमम वेट है। उसके बाद एफ कहाँ कहाँ जा रहा है, एफ 3 पे भी जा रहा है, 8 पे भी जा रहा है, लेकिन हमें ऐसे फॉर्म करना है कि हमारा वो साइकिल ना बने। हमें एक तो मिनिमम लेना वेट और एक नो साइकिल, हमारी कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजों को हमें माइंड में रखना है। अब हम एफ के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो सी पे जा सकते हैं, एच पे जा सकते हैं, पर मिनिमम क्या है हमारा सी तक जाने का, तो हम सी तक चले जाएंगे। सी तक जाने का हमारे कितना वेट लग रहा है 3 वेट लग रहा है। अब सी ना हमारी काफी सारी जगहों पे जा रही है, एक ए पे भी जा रही है, एक बी पे भी जा रही है, एक हमारा ई पे भी जा रही है। बट अगर हम इसको ए तक ले जाए, मान लो हम सी को अगर, क्योंकि इन दोनों का 6 है और इसका 7 है, तो मिनिमम कायदे से तो ये हुई 6 और 6, तो हमें यहाँ जाना चाहिए, बट हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे, अगर हम यहाँ चले गए तो वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। अगर हम सी से बी में चले जाएंगे तब भी एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो हम इसको इग्नोर करके हम कहाँ जाएंगे, ई के पास जाएंगे। ई के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि जो इसका ना तो ये कोई साइकिल फॉर्म कर रहा, बट हाँ इसका वेट ज्यादा है, बट कोई साइकिल भी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें माइंड में रखना है। अब ए तो ए की जगह जा रहा था, एच पे ही जा रहा था, तो हम इसको एच तक ले जाएंगे। एच तक लेके जाने के वेट कितना है 12 है। अब 12 के बाद क्या करेंगे, 12 के बाद अब एच काफी सारी जगह जा रहा है, एक ई इस पे जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। अगर हम अब हमें ये भी करना है, ध्यान रखना है कि हम हर एक नोड को एक्सेस करें। नोड्स हमारी सेम होनी चाहिए बट हमारी एजेस एक कम होनी चाहिए, बस एजेस n-1 होनी चाहिए। नोड्स तो हमारी एज इट इज m रहनी ही चाहिए।
तो अगर एच में जाने के लिए अगर हम एफ पे जाते तो एक साइकिल फॉर्म हो जाएंगे, मतलब हम यहाँ तो नहीं जा सकते। अब हम इन दोनों जगहों पे से कहीं पे भी जा सकते हैं। मान लो हम जी पे चले जाते हैं पहले, अगर हम जी पे चले गए पहले तो यहाँ का डिस्टेंस क्या था 7, और 7 जी से तो हम अब एक ही जगह जा पा रहे हैं विच इज आई, तो हम अब आई पे चले जाएंगे विच इज 3। तो ये हमारा प्रिंस एल्गोरिथम के को यूज करके हमारा एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये था हमारा सारा प्रिंस एल्गोरिथम की कैसे, अगर हमारी नोट्स कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे नोट्स तो एज इट इज 9 रहेंगे। अगर नोट्स हमारी स्टार्टिंग में 9 थी तो अब भी वो 9 रहेंगी, लेकिन जो अगर अगर हमारी वर्टेक्स जो हमारी एजेस थी अगर वो 10 थी तो अब वो 9 हो जानी चाहिए। तो ऐसे तो हम प्रिंस एल्गोरिथम को यूज करके एक अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस हमें हमेशा हमारे एग्जामिनेशन में हमें हमेशा स्टेप को फॉलो करके दिखाना है कि इस वे में हमारे जो सारे स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रुशियल एल्गोरिथम। तो ये हमारा सारा ग्राफ बन गया, तो प्रिंस एल्गोरिथम को यूज कर लो, लास्ट में इसको टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब क्रुशियल एल्गोरिथम में क्या होता है, ये भी ग्रीडी एल्गोरिथम है बट एक डिफरेंट अप्रोच होती है प्रिंस से। कैसे, ये क्या करता है, ये सारी एजेस जो होती है ना उनको ना सॉर्ट कर लेता है। और सॉर्ट कैसे करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, ये ना ऐड करता है हर एक नोड को इन द मैनर कि जो छोटी नोड है वो पहले है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे फिर बड़ी, फिर ऐसे ऐसे ये नोड को एक्सेस करता रहता है। मतलब ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है। मैक्सिमम नोड सबसे लास्ट में आएगी और मिनिमम नोड उससे पहले आएगी। तो ये इस वे में तो काम करता है। लाइक दिस इसका प्रोसीजर क्या होगा, सॉर्ट एल्गोरिथम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वाली पिक करेगा। अगर वो साइकिल में है तो वो साइकिल में चला जाएगा, नहीं तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम सारी नोड्स को एक्सेस नहीं कर लेते। और अगर हमारी वो जो वर्टेक्स थी वो वी थी, बाद लास्ट तक अगर वो v-1 हो जाती है तब हम वो प्रोसेस को रोक देंगे। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ओ ई लॉग ई। एग्जाम्पल अगर हम ले, वर्टेक्स अगर हमारी v है और एजेस v-1 होनी चाहिए। और डिसाइड कैसे होता है, एक तो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, एक कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए, और जो कॉस्ट है उसकी मिनिमम आनी चाहिए। तो डिसकनेक्शन में ये सारा काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है हमारा, सी तक जा रहा है 3 ले लिया। फिर अब 3 पे जाने पे मिनिमम क्या हमारे पास 4 आ रहा है तो हम बी पे चले जाएंगे। बी के बाद मिनिमम क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो हम ई पे चले जाएंगे। फिर मिनिमम था हमारा एफ तो हम यहाँ चले गए। अब एफ के बाद मिनिमम क्या है, एक ही बचा जी, तो हम यहाँ चले जाएंगे। लेकिन हमारा डी तो रह गया था। अब डी के रास्ते में जाने के लिए हम ऐसे क्या फॉर्म करें कि हमारा एक साइकिल फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे साइकिल फॉर्म हो जाएंगे। तो हम कहाँ चले जाएंगे, डी के पास चले जाएंगे। तो ऐसे यूज करके हम क्रुशियल एल्गोरिथम से हमारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमारी जो नोट्स थी वो 7 थी और हमारी एजेस थी वो 6 बन गई। तो ये था हमारा सारा क्रुशियल एल्गोरिथम। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्रुशियल एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है, जो प्रिम्स एल्गोरिथम होती है ना वो वर्टेक्स बेस्ड होती है, और जो हमारी क्रुशियल एल्गोरिथम होती है वो एज बेस्ड होती है। प्रिम्स एल्गोरिथम प्रायोरिटी क्यू को यूज करती है और क्रुशियल एल्गोरिथम हमारे यूनियन फाइंड करती है। प्रिम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी नोड से, लेकिन क्रुशियल एल्गोरिथम में हम हर एक को सेपरेट लेके चलते हैं। जो प्रिंस एल्गोरिथम है वो डेंस ग्राफ्स के लिए यूज करते हैं, बट क्रुशियल एल्गोरिथम स्पार्स ग्राफ के लिए यूज करते हैं। जो प्रिंस एल्गोरिथम है ना डिफिकल्ट होती है पैरेलाइज करने के लिए, बट जो क्रुशियल होती है वो इजी होती है। इसके अंदर ज्यादा मेमोरी यूज होती है, इसके अंदर लेस मेमोरी यूज होती है। प्रिंस के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ई लॉग बी, और क्रुशियल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ई लॉग ई। तो ये था हमारा सारा प्रिंस एल्गोरिथम का, जिसके अंदर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करते हैं।